लेकिन यहाँ पता नहीं क्या हो गया था। तो एक अटेम्प्ट देके, 2 अटेम्प्ट देके तो मुझे लगा चलो कोई नहीं, होता है, सबके साथ होता है। लेकिन जब तीसरा चौथा नहीं निकला तो थोड़ा सेल्फ डाउट तो मुझे भी आ गया था कि हाँ यार, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। द पावर ऑफ होप इज अ वेरी ग्रेट थिंग, कि अगर आप होप रखते हो अपने मन में, आप कुछ पर विश्वास रखते हो, तो सब कुछ हो सकता है। कि तूने ऑनलाइन लिया, कितनी बार ऑनलाइन लिया, कितने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का, ने एक चीज तो छुपा दी, अगर या तो बीटेक चुन लो या एनडीए चुन लो। बट भाई मैनेज कैसे किया, वो ही तो है जो बच्चों को जानना है। कि सामने मैं कॉलेज गया हूँ आज, तो सामने मैडम पढ़ा रही है, केमिस्ट्री पढ़ा रही है, और मैं पीछे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आर एस अग्रवाल सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये मैं अपना ये शेड्यूल में कहूंगा मैंने पूरे में फॉलो किया था, कम से कम अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, जनवरी के एंड तक मैंने फॉलो किया था शेड्यूल। और फिर वाला भी तो डंडा रहता था तुम्हारा, ऑनलाइन में वीडियो कॉल वाला, क्योंकि वो समझ लेता है भाई मैं इंडी का एग्जाम, पहली बात तो उसे पता ही नहीं होता कि मैं इंडी का एग्जाम दे सकता हूँ। सेकेंड बात, उसे यही नहीं पता होता कि एग्जैक्टली मैं अप्रोच कैसे करूँ। ब्लैक बुक करके वो इतनी हजारों वोकैब के रटे जा रहे हैं, वर्ड्स रटे जा रहे हैं। ये कहूंगा मैं बेवकूफी है, ये इतने वर्ड्स रटने का कोई फायदा नहीं है। वोकैब को याद करने का मैंने जो एक आइडिया सोचा था, आपने बताया था मुझे कि हाँ सर वो तो सब पढ़ाते हैं, जो नहीं भी आता वो भी पढ़ाते हैं, फालतू में दिमाग दिमाग एकदम भर देते हैं वो। जिस चीज़ का तुम लोगों को वेट था, फाइनली हम लोगों ने अमन के साथ इंटरेक्शन कर लिया है। ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, सेकंड पार्ट आप लोगों का वो शाम को आएगा। सो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट रिटर्न की स्ट्रैटेजी आप लोगों की डिस्कस की है, जहां पर हर एक चीज़ उसने कवर अप किया है कि कैसे करके उसने 4 अटेम्प्ट्स के फेलियर के बावजूद भी उसने 5th अटेम्प्ट में क्या चीज़ सही की जिसकी वजह से उसका इंडिया का एग्जाम निकला, कैसे करके उसने एसएसबी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की। सो ये सारी चीज़ें उसने बताई है। नॉन मैथ्स वाले बच्चे कैसे करके अप्रोच कर सकते हैं, मैथ्स वाले बच्चों को क्या चीज़ सही करनी पड़ेगी जिसकी वजह से उन लोगों का एग्जाम, चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, चाहे सेकंड दे रहे हो, चाहे आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तब भी आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। कैसे करके उसने अपने बीटेक के साथ, वो भी बीटेक कर रहा है, सही सुना तुम लोगों ने, बीटेक कंप्यूटर साइंस में कर रहा है, कैसे करके उसने मैनेज किया अपना इंडिया का एग्जाम और क्लियर भी किया। तुम लोगों ने सुना होगा ना अपने सीनियर से, भाई साहब नहीं हो सकता क्लियर, क्योंकि मैंने तो बहुत सुना था। सो वो सब चीज़ें उसने बताई है। ज़रूर से इस वीडियो को कंप्लीट देखना, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और उसने एग्जैक्टली में यही बताया कि किस किस टॉपिक पे अगर आप लोगों ने ज़्यादा फोकस किया तो आराम से आप लोगों का इंडिया एग्जाम क्लियर हो सकता है। सो अमन, वेलकम टू रोर एनडीए। फाइनली यार 5th अटेम्प्ट में रिटर्न क्लियर करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएसबी क्लियर की, भाई कैसा लग रहा है ये बता दे भाई। थैंक यू वेरी मच सर। अभी अच्छा लग रहा है सर, इतने सारे फेलियर के बाद यहाँ पहुंचना बहुत अच्छा लगा सर। वही है भाई जर्नी, क्योंकि 5 अटेम्प्ट यार कम नहीं होते हैं यार, ठीक है, वो मुझे ही पता है, क्योंकि मेरे भी 2 अटेम्प्ट फेल हुए थे भाई। थोड़ा होपलेस से होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा लगता है यार अगले अटेम्प्ट में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत सारे खुद ही में क्वेश्चंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन यार भाई वो सबसे पहले तो वो बता दो, मतलब बाकी तो सब भाड़ में जाए, लेकिन वो टेम्परामेंट भाई कैसे करके, क्योंकि देखो यार अभी रिसेंट में क्या हुआ था, एक लड़की है हमारे बैच में, तो वो लड़की का लास्ट टाइम नहीं हुआ, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, उसने पहली अपने एसएसबी के लिए भी कोचिंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, उसने उसको लग रहा था कि हो ही जाएगा भाई मेरा, और जिस दिन रिजल्ट आया उसको लगा धक्का, ठीक है, और उसके बाद इस अटेम्प्ट तक उसका कॉन्फिडेंस ओपन नहीं गया। तो अभी इस अटेम्प्ट में भी क्या हुआ कि उसने, अब उसको डर लग रहा था, उसने अपने पेपर भी चेक नहीं कर रखा है, ठीक है, उसे लग रहा था इस बार भी हो जाएगा, बट फिर लग गया उसको धक्का। अब वो पता है क्या हुआ, वो लड़की जब मॉक टेस्ट दे रही थी 550 600 मार्क्स ला रही भाई, 400 मार्क्स आ रहे उसके जीएटी में, 200 मार्क्स आ रहे उसके मैथ्स में, और मैथ्स का पेपर नहीं निकाल, मतलब वो पेपर नहीं क्लियर हुआ उसका। यार ये देखना, मतलब एक छोटा सा एक अटेम्प्ट होता है जब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई होती है बट आपका नहीं होता, तो देख ये सेम चीज तेरे साथ भी हुआ होगा। क्योंकि देख अभी अगर मैं रिसेंट में बात करूं, भाई साहब पैसा अंधाधुंध बहाया जा रहे हैं ऑफलाइन, है ना, साफ सीधी बात है ना। हाँ, तो फिर यार वही बात होती है कि एग्जैक्टली में ये जो माइंड सेट था ना तेरा, ये कैसे करके तूने मतलब चेंज किया, क्योंकि देख सेटबैक 4 अटेम्प्ट्स कम नहीं होते, वो सेटबैक का बता दे। हाँ सर, जब सबसे पहले मैंने शुरू किया था एनडी के लिए प्रिपेयर करना, मुझे पता था जर्नी आसान तो रहने होने वाली नहीं है। और स्कूल में तो मैं ठीक था, अबव एवरेज था, अच्छे खासे नंबर आ जाते थे मेरे। हाँ यार मेरे से क्यों नहीं हो रहा है,
लेकिन उस टाइम भी मैं सबसे सेल्फ बिलीव सर एक बहुत अच्छी चीज है। मैं कहूंगा कि सेल्फ टॉक करनी चाहिए हर बंदे को, कि उससे ना खुद को ऐसे मोटिवेशन मिलता है, डिसिप्लिन में रहता है बंदा कि हाँ, अगर आप अपने ड्रीम के प्रति आप एकदम ऑनेस्ट हो कि आप हाँ, आप सोचोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अभी सिर्फ सोचोगे नहीं, आप अगर करोगे भी, प्रैक्टिस करोगे, खुद हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली हो सकता है। तो मैं यही विश्वास रखता था कि मैं हार ना मानूं, मैं जल्दी से गिव अप ना करूं। मैं बस ये अपने दिमाग में रखता था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो होगा ही। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ, कुछ तो होगा ही होगा। तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखता था। अब ये कपिल भैया वाली बात है कि भाई साहब सेल्फ टॉक देते रहो। हाँ है ना? सर, इन्हीं से सही है। हाँ, तो यार ये देख यार एग्जैक्टली मैं ना देख, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि उस लड़की को जिसका मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गिर गया है, क्या क्या मैसेज देना चाहेगा मतलब एग्जैक्टली में, कि जिसकी वजह से रिटर्न की स्ट्रैटेजी पे अभी आएंगे, ठीक है, टेंशन मतलब, लेकिन यार ये सब मेरे हिसाब से प्रिपरेशन से ज्यादा मतलब क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या चीज वो रहनी चाहिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से माइंडसेट है। वो तो आप कर लोगे एक बार, लेकिन उससे पहले आपका माइंडसेट, क्योंकि देखो यार कुछ ऐसा बच्चे होते हैं जो अकेडमिक्स में इतने ज्यादा ब्रिलियंट होता है, जैसे मैं खुद, ठीक है, बहुत मतलब ब्रिलियंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एक अबव एवरेज बच्चा था। मतलब मेरे अगर 12th में बात करें तो मेरे 92% थे, जो कि एक डिसेंट है, वो भी इंग्लिश ने गिरा दिया था, वरना तो मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो फिजिक्स मैथ्स और उसमें सब में 95 थे। तो वही चीज है कि मतलब अगर एक अबव एवरेज बच्चा है, जब उसका एग्जाम नहीं निकलता, जैसे मेरा नहीं निकला था, तो यार एकदम से धक्का सा लगता है, क्योंकि जिंदगी में हम लोग कभी फेल नहीं हुए होते। तो क्या मतलब यार एग्जैक्टली में ना बहुत ज्यादा उस टाइम ना ऐसा होता है कि यार हम लोगों को कुछ आता भी है, हम लोग इतने ज्यादा गिरे हुए हैं क्या, ऐसे करके एग्जैक्टली में मतलब क्या जो बोलना चाहेगा कि कैसे करके जो इस चीज से आप लोग उभर सकते हो। सर ये ऐसे है ना कि इस चीज से हर बंदा गुजरता है, जो भी फेल होता है वो इस चीज से गुजरता है, उसको सेल्फ डाउट जरूर होता है कि मैं इस काबिल हूँ भी नहीं, या मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक वो होता है, एक होप होती है मन में, वो द पावर ऑफ होप इज अ वेरी ग्रेट थिंग। कि अगर आप होप रखते हो अपने मन में, आप खुद पर विश्वास रखते हो, तो सब कुछ हो सकता है। कि अगर बेशक एक कई लोगों तो पहले अटेम्प्ट में हो जाते हैं, कोई दूसरे में होता है, कोई तीसरे में होता है, पांचवें में हूँ मैं, चार अटेम्प्ट मैं फेल हूँ, मैंने देखा है फेलियर, मैंने देखा है कि वो क्या कहते हैं उसे, वो फीलिंग क्या होती है, चार बार घर वालों को डिसअपॉइंट करने की फीलिंग क्या होती है। तो उसके बाद सेल्फ डाउट से भी आगे हो जाता है, वो बहुत बहुत बुरा लगता है। मैं जानता, मैं गया हूँ इस फीलिंग से। लेकिन वही है, अगर आप खुद पर विश्वास रखोगे, अपनी मेहनत पर विश्वास रखोगे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, तो सब कुछ हो सकता है। और यार ये जो पैनिक होता है ना देख, एग्जाम में बेसिकली बहुतों का एग्जाम सिर्फ इसीलिए नहीं निकलता, उस एग्जाम से पहले उन्होंने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की होती है, बट जैसे ही वो एग्जाम में बैठते हैं ना, इस बार वैसे भी पता होगा कि 8,303 बच्चों का निकला है, यस सर। ठीक है, फिर तुम्हारे टाइम पे 7,020 बच्चों का निकला था सिर्फ, यस सर। है ना? तो इस बार लगभग हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट 1300 से ज्यादा बच्चे का निकला है ना, एक्स्ट्रा जो है। सो यार स्टिल जो बच्चे हैं ना, उनका क्या हुआ था, एग्जाम के टाइम पे पैनिक मोड दब गया था। अब वो पैनिक मोड जो होता है उसको कैसे करके अवॉइड किया, क्योंकि देखो यार 4 अटेम्प्ट में तेरा भी हुआ है, तो पैनिक मोड तेरा भी दबा होगा, वो 100% है ना? यस सर। सो वो वाला कैसे करके अवॉइड किया? सर इसमें इसका मेन कारण जो मुझे लगता है, जो मेरे साथ भी हुआ था, ये था लैक ऑफ मॉक टेस्ट। कि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो ऐसे आपको पता नहीं है कि पेपर में आप कैसा माइंड रहेगा, आपके पास वो टाइम बाउंड प्रेशर जो होता है ना, आप वो फील नहीं करोगे। जब तक आप वो फील नहीं करोगे, फिर पेपर में तो होगा ही, फिर तो प्रेशर होगा ही इसकी, हाँ अभी मैं इतने क्वेश्चन किए, आगे इतने सारे रह गए। तो जब तक आप कम से कम 15 से 20 25 मॉक टेस्ट नहीं दोगे, वो भी टाइम के साथ प्रैक्टिस करना, टाइम के साथ, टाइम के बाउंड में रहना, कि हाँ मुझे पता है, मुझे फिर अंदाजा लग जाता है कि अभी तक इतना टाइम हो गया होगा, अब इतना हो गया होगा, तो मुझे अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। तो एक ये चीज है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस कहूंगा मैं, मॉक टेस्ट कहूंगा, ये बंदे को करना चाहिए कि जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट दो। ठीक है। और दूसरा है काम माइंड से रहना, रिलैक्स माइंड से रहना। मैंने भी अपने पहले 2 से 3 अटेम्प्ट्स में यही किया था कि मैं हड़बड़ा जाता था, वही मैंने कहा था, डेस्परेशन हो जाती है कि हाँ इस बार तो करना ही करना, चाहे कुछ हो जाए, नहीं हुआ तो क्या। ये डेस्परेशन से ऊपर निकलना है हमें, और मतलब बिलीव रखना है कि हाँ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा है कि पॉजिटिव नोट पे रखना है, हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और ये नहीं है कि मैं ही कर सकता हूँ, ये भी नहीं रखना, हमें बस ये रखना है कि हाँ हो जाएगा। अपने दिमाग को शांत रखना है, दिल को उठना है, और इसमें सब हो जाएगा।
तो यार अब जैसे हम लोगों ने भी उस टाइम पे मॉक टेस्ट किए थे ना, मतलब लगभग अगर मैं बैच की बात करूं, जैसे तुम बैच में थे तो हम लोगों ने 8-9 मॉक टेस्ट किए थे, है ना, यस सर। बैच में जो कंप्लीट मॉक टेस्ट थे। तो उसके अगर जैसे देखो तुम कहीं पे ही पढ़ रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो क्या मतलब जो आपका एजुकेटर जितना दे रहा है सिर्फ उतने पे सेटिस्फाई रह जाना चाहिए कि अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो कितना लगाना चाहिए। सर ऐसा है कि अगर आपने अपने एजुकेटर को सही चुना है तो यू शुड बिलीव हिम कि हाँ जो ये मुझे पढ़ाएंगे वो सही पढ़ाएंगे, ये मुझे कहीं गलत रास्ते पे नहीं ले जाएंगे या मुझे गलत नहीं बताएंगे या बीच में नहीं छोड़ेंगे। जो अपने एजुकेटर पे वन शुड बिलीव, ये होता है कि और जो एजुकेटर कराता है ये नहीं कि सिर्फ उस पर ही डिपेंड हो, अपनी तरफ से तो 100% एफर्ट करना ही पड़ेगा कि सिर्फ एजुकेटर के कराने से नहीं होगा। जब तक हम खुद पेन उठा के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम खुद नहीं उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे, खुद हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक तो मैं नहीं मानता पेपर निकल सकता है किसी का, क्योंकि पेपर तो हमें ही देना है एट द एंड, एजुकेटर तो हमारा पेपर लिखेगा। तो यही है कि एजुकेटर जो कराता है उस पर भी पूरा फोकस रखना है और अपनी तरफ से तो एफर्ट देना ही देना है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, सो जितने ही बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं तुम लोगों को पता लग गया होगा। देखो यार, आप कहीं से ही पढ़ो यार, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं से ही पढ़ रहे हो यार, यू हैव टू प्रैक्टिस यार। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप लोगों को कॉपियां घिसनी पड़ेंगी, ठीक है, तभी होगा। जब तक आप लोग खुद से एफर्ट नहीं मारोगे, सिर्फ जितना हमने बता दिया है दूसरे ने बता दिया सिर्फ उतने पे सेटिस्फाई रह जाओगे, तो बहुत मुश्किल है यार पेपर निकलना। फिर तो किस्मत की बात है, ठीक है, उस दिन अगर लेडी लक स्माइल्स अपॉन यू तब जाके आपका एग्जाम निकल सकता है, वरना तो भाई साहब भूल जाओ, है ना। सेम यही चीज जैसे उसमें हुआ था एसएसबी में, जो कि हम लोगों ने आगे डिस्कस करा ही है। तो एसएसबी में हम लोगों ने किया था भाई, तुम लोग कोचिंग गए, उसके बाद भी तो हम लोगों ने बैठ के की है भाई प्रैक्टिस, आराम से बैठ के हर चीज भाई, यहाँ पर एक एक चीज बताया गया। अब इस बार हम लोग और ज्यादा कर रहे हैं, इस बार क्या कर रहे हैं, और इस बार तो लगभग है 24-25 बच्चे हैं उस ग्रुप में। सो इस पिछली बार तो 4-5 थे, लेकिन अभी इस बार हम लोग भी उनको बैठ के करवा रहे हैं कि एग्जैक्टली में कैसे करके करना है। तो वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब आप कोचिंग एकेडमीज में भी चाहते हो, आप लोग काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड होकर जाते हो। जब आप एकेडमी में जाते हो आपको लगता है यू आर गिविंग योर एसएसबी, है ना, तो उससे मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो यही चीज है, चाहे आप रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू हैव टू पुट एफर्ट्स यार बाय योरसेल्फ। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग किसी पे डिपेंडेंट रह जाओ, है ना, मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ऑफलाइन कोचिंग गया था क्या? नहीं सर, मैं ऑनलाइन कोचिंग कभी नहीं है यार ये मतलब ये चीज बहुत सारे, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स का मेरे पे ये आता है, मैसेज आता है या फिर कोई बच्चा पूछता है वो ऑफलाइन कोचिंग के पीछे इतना ज्यादा एम्फेसिस क्यों करते हैं। अगर जैसे देखो मैं तुम लोगों को एक चीज वही है, 80,000 रुपए तुम ऑफलाइन कोचिंग में मांग लो उनके लिए, वो भाई वो कहेंगे प्लेट में लो भाई लो, ठीक है, और उन्हें लगता है कि ऑनलाइन में कभी पढ़ाई नहीं होती है भाई। तो क्या लगता है मतलब? नहीं सर, ऐसा है नहीं कि ऑफलाइन में जाओगे तभी पेपर निकलेगा या सिर्फ तुम ऑनलाइन पढ़ोगे तो ही पेपर निकलेगा। डिपेंड करता है बंदे पे। अब जैसे क्या होता है ऑफलाइन में लोग इसलिए थोड़ा एम्फसाइज करते हैं कि ऑफलाइन में क्या होता है कि एक माहौल मिल जाता है बंदे को कि हाँ वो पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूंगा, वो आगे जा रहा है उसने इतना कर लिया मैं भी करूंगा। तो वही है कि आसपास अगर बंदा अपने देख रहा है सबको पढ़ते हुए तो उसका भी मन करेगा कि हाँ मैं भी पढ़ूं। ऐसा जनरली लोग कहते हैं, टीचर्स कहते हैं कि ऐसा इसीलिए ऑफलाइन कोचिंग जाना चाहिए कि, और आपने पैसे दिए तो आप ऐसा रहता है कि हाँ मैंने पैसे दिए यार, ऐसा मैं बेस्ट नहीं जाने दूंगा, मेरे को करना ही है। तो जबरदस्ती भी बंदा करता ही है। ऊपर से टीचर का डंडा होता है ऑफलाइन में कि नहीं किया तो फिर वो बेइज्जती करेगा, सुनाएगा सबके सामने, तो इसलिए भी लोग ऑफलाइन कहते हैं। लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफलाइन जाओगे तो ही होगा। अब ऑनलाइन मैंने भी ऑनलाइन करा, अगर आप दृढ़ निश्चय वाले हो, आपको पता है कि हाँ यार मेरे को करना है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों में हो जाएगा। बस आपको ये करना है कि डिसिप्लिन रहना है। आप ऑनलाइन कोर्स ले लो, बंदे करने वाले सेल्फ स्टडी से भी करते हैं, वो बस ये है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना है कि हाँ डिसाइड करना है अपने टास्क को। एवरीडे आपको टास्क बांटना है कि हाँ आज इतना करना है तो करना ही है, चाहे 2 बज जाए चाहे 3 बज जाए। तो ये है कि आपको बस फोकस रहना है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हर किसी में भी। यार ये डंडा तो हम लोग तुमको ऑनलाइन ही में दे देते हैं भाई। वो बेइज्जती वाला और ये जो ऑफलाइन वाला माहौल है वो तो हम लोग तुमको ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर देते हैं। सर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यार, देखो अगर किसी पे ज्यादा पैसे है ना, सो भाई वो अपनी एसएसबी के लिए बचा के रखे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है देख यार, अगर रिटर्न और एसएसबी में मेरे को एक चुनना हो ऑनलाइन एक चुनना हो ऑफलाइन, तो तुम्हारे हिसाब से तुम क्या चुनोगे कि ऑनलाइन कौन सा? रिटर्न ऑनलाइन, एसएसबी ऑफलाइन, डेफिनेटली। मेरे हिसाब से तो भाई ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा तुम्हारे पैसे ही बच जाते हैं,
यस सर। और इसमें नहीं तो ऑफलाइन में बल्कि ज्यादा हो जाता है, बल्कि अगर तुमने देखा होगा कि अगर आप रिटर्न की प्रिपरेशन करोगे ऑफलाइन में वो बल्कि ज्यादा हो जाता है ना, हाँ क्योंकि उसमें तो कम से कम 70-80 हज़ार रुपए लग जाते हैं। 80,000 रुपए भी लगते हैं सर। ऑफलाइन में क्या होता है, बंदे भी कई कोचिंग एकेडमीज क्या करते हैं, बंदे भी बहुत ज्यादा बिठा लेते हैं, स्टूडेंट इतने सारे बिठा लिए। अब उसमें क्या होता है कि पर्सनल जो टेंशन चाहिए होती है बंदे को, वो मिल नहीं पाती है। और ऑफलाइन में अगर आपके पास कम कम बच्चे हैं तो क्या होता है कि उसमें पर्सनल गाइडेंस जो होती है ना, वो बंदे को मिल जाती है कि उसको पता लगता है कि हाँ मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मुझे क्या इंप्रूव करना है। तो वो मैं एक मानता हूँ कि ऑफलाइन में अगर भीड़ इकट्ठी कर ली है तो मुश्किल है वहाँ पे। ऑनलाइन में तो अगर आपके पास 10-15 ग्रुपमेट्स हैं तो हो सकता है। यार जैसे तूने ऑनलाइन लिया है, कितनी बार ऑनलाइन लिया है, कितने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का? मैंने सर 4 बार लिया था। एक अटेम्प्ट में मैंने लिया था, जो पहला अटेम्प्ट था उसमें कोचिंग नहीं ली थी। मतलब 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म। हाँ, 4 बार मैंने ऑनलाइन लिया है। उसमें से 2 बार मैंने सेम प्लेटफॉर्म से लिया है, एक बार किसी और से लिया था और लास्ट वाले में आपसे। हाँ तो यार मतलब जैसे बच्चों का मिथ होता है, ये मैं उनका मिथ क्लियर करना चाहता हूँ जिन्हें लगता है कि हम लोग भी वैसे ही करते हैं कि एग्जैक्टली में ना, जैसे देख बहुत सारे मैंने देखा है कि वो लोग बस ऊपर एक कैमरा टांग देते हैं और बस वो रिकॉर्ड हो रही होती है क्लास और चलो भाई देखो। हाँ सर, यही होता है सर। वो ऑनलाइन में ऐसे मैं जो मैं सबसे पहला बैच लिया था ना, वो ऐसा था कि उसमें भी यही था। पहले जो 3 बैच लिए थे मैंने, वो ऐसे ही थे कि हाँ ऊपर कैमरा लटका दिया और चल रही है क्लास, हो रही है, वो करवा के गए। टीपीपी आई सॉल्व हुई, गए। वो किसी का डाउट नहीं, कुछ नहीं। उनको कोई मतलब नहीं होता। उनको मतलब होता है सिलेबस करवा दो, चाहे आखिरी दिन करवा दो सिलेबस कंप्लीट। उनका यही होता है। उनको कोई परवाह नहीं है। उनको फीस मिल गई अपनी कोचिंग की, ऑनलाइन की, पैसे आ गए उनके पास, दैट्स इट। उनको कोई परवाह नहीं है। हाँ क्योंकि जैसे डीपीपीज भी उनकी तो बहुत छोटी होती है, हम लोग तो जैसे पूरी दिशा करवाते हैं, 10 साल के तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं, फिर आरएस करवाते हैं, फिर उसके बाद अभी इस बार हम लोगों ने क्या किया था, तुम्हारा पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया था क्योंकि एनडी 1 2024, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जेई मेंस के भी क्वेश्चन करवाने स्टार्ट कर दिए। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, रेगुलर टेस्ट स्टार्ट कर दिए, मतलब 3 से 4 टेस्ट तो हम लोग वीकली ले ही रहे थे क्योंकि उसमें कम था टाइम, 3 महीने का टाइम था, तो हम लोगों ने वीकली इतने टेस्ट स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में मॉक टेस्ट भी काफी लिए, प्लस इनको एडिशनल मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिए। तो मतलब वो काफी ज्यादा हम लोगों ने, तुम्हारे बैच में जो नहीं था वो यहाँ पर कैपिटलाइज किया हम लोगों ने चीजें। तो मतलब मेरे हिसाब से यार, जैसे बहुतों को लगता है ना यार, तो अगर तुम लोग सही प्लेटफॉर्म में करते हो ना यार, जैसे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हम लोगों को करो, लेकिन स्टिल यार थोड़ा सा पहले देख लेना वहां पर, वरना ऐसा ना हो कि कैमरा लटकाओ और बस तुम लोग भी लटक जाओ। ठीक है, मतलब यही बोलना चाहूंगा। बाकी देखो यार, अब बात करते हैं यार स्ट्रैटेजी की। भाई अमन, 4 अटेम्प्ट में भाई ने क्या किया, 5वें अटेम्प्ट में क्या अलग किया, एग्जैक्टली में वो एक क्रक्स में बता दे कि एग्जैक्टली में कैसे करके जो किया यार, एलैबोरेट कर दे मस्त से, ताकि हर एक को क्लियर हो जाए, जिस जो बच्चा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे है ना, जैसे मैंने तुझे अभी वो एक एग्जांपल बता दिया 2 फेलियर वाला, वो बेचारी पहले वाले से नहीं हुई थी, पहले वाले सेटबैक से उभरी नहीं थी, सेकंड वाला फिर आ गया। ठीक है, तो वही चीज है, सेम ऐसी करके होता है। बहुत सारे बच्चे हैं, अभी एक का मेरे को कॉल आया जो मैं बता रहा 80,000 रुपए दे के आया, वो भी 4 बार फेल है, अभी उसका 5वां अटेम्प्ट है। तो एक इलेबोरेटिव वे में बता दे कि एग्जैक्टली में अगर कोई बच्चा भी प्रिपेयर कर रहा है, चाहे उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, चाहे उसका लास्ट अटेम्प्ट है, चाहे सेकंड अटेम्प्ट है, एग्जैक्टली में ना उसे करना कैसे करके चीजें चाहिए। सर स्ट्रेटेजी तो मैं कहूंगा कि सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं एक ऐसा बेसिक प्लान बताता हूँ जो सब पे हो जाएगा, सब पे एप्लीकेबल हो सकता है। तो सबसे पहले तो सर मैंने अपने अटेम्प्ट्स में ये गलती करी थी। पहले 2 से 3 अटेम्प्ट में मैंने सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने सिलेबस कवर नहीं किया। और सिलेबस कवर करता था, मैं कोशिश करता कि मैं पूरा ही पढ़ लूँ। 28 चैप्टर है, मैंने देखा था इंडिया के मैथ में 28 चैप्टर है, तो मैंने सोचा था 28 के 28 कर दूं। और जिनको मैं फॉलो करता था उन्होंने भी 28 के 28 ही करा दिए। तो अब मैं उसके पीछे पागल था कि मैं आखिरी दिन तक मैं सिलेबस ही कंप्लीट करूंगा। कल पेपर है और आज मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो मैं मानूंगा कि ऐसा हमें भागना नहीं चाहिए कि हमें पूरा सिलेबस करना चाहिए। आप पहले ही अपना प्लान डिफाइन कर लो कि हाँ मैथ में 28 चैप्टर है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस किस चैप्टर से आते हैं, ये कैलकुलस होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा, जो बड़े बड़े पोर्शंस हैं, अलजेब्रा हो गया, इनको आप पकड़ो, इनको जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहली चीज यही होगी कि आप अपना सिलेबस डिफाइन करो, आप पूरे उसके पीछे मत भागो। अब ये है जैसे बाइनरी नंबर वगैरह, उनका एक आधी क्वेश्चन कभी आता है तो उनको कोई फायदा नहीं करने का, तो जनरली वैसे भी पता होते हैं। उनका ये नहीं है कि आप पूरे चैप्टर को करो। या कई बार सर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में ऐसे आउट ऑफ टॉपिक्स भी, हाँ दूसरी मैं चीज ये कहूंगा कि लोग क्या कहते हैं आउट ऑफ टॉपिक भी चीजें पढ़ते हैं। जैसे सिलेबस में मैंने
जिनसे पढ़ रहा था पहले, उन्होंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कराया था। मेरे को समझ नहीं आई क्यों कराया। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो कहीं है ही नहीं इंडिया में, कहीं सिलेबस में भी नहीं मेंशन है, फिर भी उन्होंने कराया था। लेकिन उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था कि हाँ ऐसा भी होगा, लेकिन धीरे धीरे पता लग गया। तो पहली चीज ये कि आप सिलेबस डिफाइन करो, दूसरी चीज है आउट ऑफ सिलेबस को ना पढ़ो, और जितना आप पढ़ रहे हो कि जितना आपने तय कर लिया है कि हाँ मैं अपने एनडीओ पेपर को क्लियर करने के लिए इतना पढ़ूंगा, अगर आप इतना पढ़ रहे हो तो आप उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दो। सब टॉपिक्स का मतलब है कि आप उनको डे वाइज टास्क में डिवाइड कर दो कि हाँ आज मान लो मैंने प्रोबेबिलिटी शुरू किया है तो प्रोबेबिलिटी में मुझे आज इतना खत्म करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। तो ये है, अगर आप अपने टास्क को ऐसे प्रायोरिटाइज कर लोगे कि हाँ मैं आज इतना पढ़ूंगा, कल इतना पढ़ूंगा और इस डेट तक मैं अपने इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा, ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जाएगा तो हो सकता है। तो डेफिनेटली होगा। मेरी यही गलती थी कि मैंने पहले अटेम्प्ट में सिलेबस नहीं कंप्लीट करा, जिसमें सिलेबस किया तो ट्राई कर लिया, ये था। और तीसरे जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मैंने उसमें क्या किया, मैंने उसमें भाई आपकी स्टडी से बाउंड्री जो आपने बताया था कि एक फिक्स्ड पोर्शन पकड़ा मैंने मैथ्स में, जो मैंने कम से कम 14-15 चैप्टर थे वो पकड़े मैंने, सिर्फ उन पे फोकस किया, जो फालतू चैप्टर थे उन पे ध्यान नहीं दिया। जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जो वीक पॉइंट्स थे उनको स्ट्रॉन्ग बनाया, प्रैक्टिस करी दबा के जितनी हो सकती थी। और बाकी गैट तो मेरा आसान, गैट तो मैं कर ही लेता था थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आती थी काफी, बीच में इंग्लिश का पैटर्न चेंज हो गया था। फिर क्या था, गैट साइंस भी हार्ड आने लगी, फिजिक्स हमारी हार्ड आने लगी, आई थी पेपर को, जेई वाली आई थी। तो यही था कि थोड़ा सा ना, एक तो पीवाईक्यू तो मैं कहूंगा पीवाईक्यूज तो रामबाण ने वो तो करने ही करनी, चाहे कुछ हो जाए। मैथ्स के लिए भी मैंने मैथ्स के लिए एक बेसिक स्ट्रेटेजी तो मैंने पहली बार आपसे सीखी थी। मैं इतने सारे प्लेटफॉर्म पे किसी ने मुझे बताया नहीं था कि ऐसे अप्रोच करेंगे तो मैथ हो सकता है। मैं वहां पे जाके ऐसे ही कुछ भी सीधा पीवाईक्यू उठा के सॉल्व कर रहा हूँ, कभी डीपीपी लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप ऐसे डायरेक्ट करने बैठोगे तो नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले बेबी स्टेप्स लेने हैं। जैसे अगर आप वही सीढ़ी चढ़ोगे, सबसे पहले पहली सीढ़ी चढ़ोगे, तो उसमें आपने बताया था कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है। जिसने एनसीईआरटी करके वो तो मैंने कर रखी थी, जिसने एनसीईआरटी करी है उसके बाद आपको आरएस अग्रवाल करनी है, जिसने आरएस अग्रवाल कर लिया उसको फिर पीवाईक्यूज करना है। तो ऐसा क्या होता है कि जिसने एनसीईआरटी करी है उसको थोड़ा बेसिक फाउंडेशन बनती है, फाउंडेशन के बाद फिर आरएस अग्रवाल करते हैं। आरएस अग्रवाल में कहूंगा वो ऐसी बुक थी जिसने मुझे मेजर क्या कहते हैं उसे टर्नओवर किया, मतलब मेजर जो मैं कहूंगा टर्निंग पॉइंट था, तो आरएस अग्रवाल को मैं कहूंगा कि आरएस अग्रवाल जो मैंने करी, मैंने 2 बार करी आरएस अग्रवाल और 2 बार करी दिशा पीवाई की पूरी बुक, 2 बार करी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था इस बार रिस्क लेना चाहता था, लास्ट टाइम था। तो ऐसा बेबी स्टेप्स लेके सॉल्व करना है, बेबी स्टेप्स लेके हम आगे बढ़ेंगे ना तो हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ प्लान रखना है, अगर ऐसे मेस्ड अप चीजें रहेंगी तो वो हमेशा प्रॉब्लम करता है। तो ऐसे इसी चीज के लिए आपको एक मेंटर की जरूरत है, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं खुद से करने बैठूंगा तो नहीं होगा। तो एक मेंटर इसलिए जरूरत पड़ता है क्योंकि मेंटली बता सकता है कि क्या एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, क्या एक प्लान है जिसको आप फॉलो करोगे तो आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मतलब सेल्फ स्टडी से मतलब जो बच्चे यूट्यूब से कंप्लीटली पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब मान लेते हैं दो सिचुएशन इसमें मैं बताता हूँ, ठीक है। एक होता है जो बेचारा अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, ठीक है, एक ये वाली सिचुएशन आती है घर की बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, ठीक है। सेकंड ये है कि कोई ऐसा बच्चा है जो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने इतने कोर्सेज ले लिए कि भाई साहब अब उसके घर वाले कह रहे हैं भाई कोर्सेज ही इकट्ठा करता रह जाएगा क्या, ठीक है। तो मतलब इनको क्या प्रेफर करेगा कि एग्जैक्टली में क्या इनको सेल्फ स्टडी से जाना चाहिए, और सेल्फ स्टडी से यार क्या एग्जैक्टली में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इनका? सर सेल्फ स्टडी से देखो ऐसा है कि पहले पेपर तो जब मैं शुरुआत में मैंने दिया था इंडिया 1 2022 दिया था सबसे पहला पेपर, वो मैं कहूंगा सबसे आसान पेपर था। उस टाइम तक तो क्या था कि बंदा अगर सेल्फ स्टडी से भी करेगा तो हो जाता, क्योंकि वो पेपर का लेवल कुछ भी नहीं था। आज भी जो मैंने पेपर दिया था एमटी 1 2024, मैं कहूंगा वो ऐसा पेपर था कि सेल्फ स्टडी वाला बंदा भी एक बार कांप जाए, वो ऐसा पेपर था। तो आज के टाइम पे मैं कहूंगा जिस हिसाब से लेवल बढ़ रहा है तो सेल्फ स्टडी से, ओनली सेल्फ स्टडी से नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको एक मेंटर चाहिए जो आपको बताए, जो मतलब आपको उसे हाथ पकड़ के करवाए नहीं, मतलब ऐसे रास्ता दिखाए, करना तो आपको ही है, एट द एंड आप ही को करना है। तो मैं कहूंगा सेल्फ स्टडी तो जरूरी है, 100% जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ओनली सेल्फ स्टडी तो मैं कहूंगा वो एक रिस्की स्टेप होगा। और जो बंदा अभी 1-2 बार फेल हुआ है, जिसको लग रहा है कि हाँ, जिसको भी सेल्फ डाउट में आ चुका है, वो तो डेफिनेटली सेल्फ स्टडी तो करे ही करे, उसके साथ अपने मेंटर ले ले, कोर्स ले ले, डेफिनेटली, क्योंकि वो एक प्लस पॉइंट ही करेगा। लेकिन अगर कोई बंदा फ्रेशर है, बिल्कुल फ्रेशर है, उसको पता है कि हाँ मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मैं मेहनत करूंगा थोड़ी तो मेरा हो जाएगा, तो वो सेल्फ स्टडी पे जा सकता है। लेकिन जिस बंदे ने फेलियर देखा है, 1 बार भी फेल हुआ है, 2 बार फेल हुआ है, उसको तो डेफिनेटली सेल्फ स्टडी के साथ एक कोर्स लेना चाहिए। तो यार जैसे
मेंटर देख बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो एग्जैक्टली मैंने कैसे करके तुमने जो डिसाइड किया था कि मतलब मुझे ये वाला लेना चाहिए। देख मेरे टाइम पे मैं नहीं बता सकता इसका जवाब, क्योंकि मेरे टाइम पे खुद नहीं था ऑनलाइन, ठीक है। सो तुम्हारे टाइम पे था। सो एग्जैक्टली मैं ना, अगर देख कोई बच्चा कर रहा है, ठीक है, तूने क्योंकि काफी ज्यादा कोर्सेज लिए हैं, सो एग्जैक्टली मैं कैसे करके जो उसको कोई कोर्स लेना चाहिए जिससे उसको पता लग सके हाँ दिस इज गुड फॉर मी यार। सिर्फ मैं कहूँगा कैसे, जैसे कोई कोर्स लेने से पहले ना बंदे को ऐसा बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। जैसे मैंने जो सबसे पहला कोर्स लिया था तो मैंने उस टीचर की फ्री वीडियोस देखी थी जो यूट्यूब पे थी। मुझे लगा था कि हाँ थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, उनका मतलब ठीक समझाते थे वो, तो मैंने कहा ठीक है इनका कोर्स ले लेता हूँ। फिर उसके बाद भी मैंने जो दूसरा कोर्स लिया था उसमें भी मैंने उनकी जो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल थी मैंने वो देखी थी कि हाँ ये देख के मुझे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। लास्ट में जब कोई ओपन नहीं थी मेरे पास तो आपकी वीडियोस आई थी मेरे पास रैंडमली, तो मैंने आपकी वीडियोस देखी थी। आपकी वीडियोस में मुझे काफी समझ आया था। फिर ऐसा होता है ना कि जब बेसिक से बताते हैं, बेसिक स्टेप से कि हाँ भाई ऐसा है कि ये गलती है तो ऐसे करना है, ये है तो ऐसे करना है, तो वो मुझे आपकी वीडियोस में काफी पसंद आया। तो और मुझे काफी समझ भी आया, काफी अंडरस्टैंडिंग बनी थी वो वीडियोस देख के। तो फिर मैंने लास्टली कहा चलो ठीक है आपसे आपके पास ही जाऊंगा। हाँ तो देखो यार, उसने एक चीज बहुत सही बोली, उसने बोला पहले देखो यार, अंधाधुंध देखो यार। एट द एंड ऑफ द डे किसका पैसा है? तुम्हारे माँ बाप का पैसा है। प्लीज वैल्यू इट, उसको देखो यार एग्जैक्टली में देखो कि आप लोगों को कहाँ से समझ में आ रहा है। वरना पता है क्या होता है, अभी जब शायद से तुम लोगों का ही बैच था, उसमें क्या हुआ था, एक लड़के ने एक ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल करवा दिया, ठीक है। उसने वहां 25,000 रुपए दे दिया, 25,000 रुपए उसको जस्ट एक हफ्ते के बाद देने थे। वो बच्चे को वहां कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक, अब सोच 25,000 कम नहीं होते हैं यार। अगर अब मैं एक बात करूं, इंडिया के सिर्फ 10% पॉपुलेशन है जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है। अब सोच कि 25,000 रुपए तुम एक बार में दे रहे हो, 25,000 रुपए फिर। और एक और तो एक महान और आई थी, एक लड़की, वो थी गुजरात की, उसने 80 कितने 60,000 रुपए दिए थे। गुजरात की थी या एमपी की थी मुझे याद नहीं है। 60,000 रुपए दिए थे, और वो पता क्या पढ़ाते थे? ना मैथ्स पढ़ाते थे, ना इंग्लिश पढ़ाते थे। शायद से बताया था मैंने तुम लोगों को, हाँ हाँ सर बताया था आपने। बताया था ना कि ना हाँ मैथ्स, ना इंग्लिश, ना फिजिक्स, ना साइंस। मैंने कहा फिर पढ़ा क्या रहे हैं ये लोग? अरे भाई, वही चीज है कि मतलब मैं बोलूंगा यार कि भले भाई कहीं से भी लो तुम, लेकिन थोड़ा सा एक बार जरूर से पढ़ के देखो यार, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पैसे हैं यार, आपके पेरेंट्स के पैसे। उसे ऐसा समझो कि मतलब दैट्स अ हार्ड अर्न मनी यार। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है पैसे कमाने में, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा जब आप कहीं पे जाते हो ना, चाहे आप ऑफलाइन में जा रहे हो चाहे आप ऑनलाइन में जा रहे हो, मैटर नहीं करता, लेकिन आप लोग जहां भी जा रहे हो पहले पढ़ो यार वहां पर से। ये इंपॉर्टेंट है यार, क्यों भाई अमन? बिल्कुल सर बिल्कुल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। है ना। चलो, अब यार तूने एक चीज तो छुपा दी कि भाई साहब आप बीटेक के साथ कर रहे थे। हाँ सर वो कर रहा था मैं, मेरे पास एक बैकअप प्लान था। सब 2 फेलियर देख लिए थे तो मेरे को डाउट तो मेरे को भी हो रहा था, सेल्फ डाउट था, लेकिन मैं चलो एक बैकअप प्लान लेकर चलते हैं। जेन्युइनली ना, अगर तुम मुझसे पूछोगे ना यार, अभी मुझे जो मेरे सीनियर्स थे ना, उन्होंने पता है क्या बोला था? उन्होंने बोला था भाई बीटेक के साथ मत करना एनडीए, ठीक है, बहुत टफ होता है। ये उन्होंने जेन्युइनली मुझे बोला था। उन्होंने कहा था बहुत ज्यादा असाइनमेंट मिलते हैं भाई साहब, इतना ज्यादा वर्कलोड होता है, क्लासेस इतनी लंबी चलती है। तो भाई साहब अगर या तो बीटेक चुन लो या एनडीए चुन लो। बट भाई मैनेज कैसे किया, वही तो है जो बच्चों को जानना है। हाँ सर ये थोड़ा ऐसा है कि ये काफी डेडिकेशन लगती है इसमें। तो बीटेक तो चलो मैंने चूज करा था क्योंकि मुझे पता था स्कोप है काफी और मैं इंटरेस्टेड था। तो ऐसा था कि मैं जब अपने रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहा था पिछले साल, शायद 21 सितंबर को रिजल्ट निकला था, 21 सितंबर 2023 को। और उस दिन ठीक है मुझे बहुत बुरा लगा था, मेरा इंटर्न हुआ नहीं था क्लियर। तो उसके बाद से मैंने क्या किया, मैंने अपने टास्क को ऐसे शेड्यूल कर लिया कि हाँ मैं आज ही करूंगा। तो ऐसा होता था कि सामने मैं कॉलेज गया हूँ आज, तो सामने मैडम पढ़ा रही है, केमिस्ट्री पढ़ा रही है और मैं पीछे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आर एस अग्रवाल सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसा होता था कि मैं फिजिक्स के प्रीवियस यूज लगा रहा हूँ, देख रहा हूँ टॉपिक रिवाइज कर रहा हूँ, कोई इंग्लिश के वोकैबुलरी देख रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या हो रहा है आगे, मैडम कुछ भी करा दिया। तो ऐसा होता था कि बीटेक में फर्स्ट ईयर जो होता है ना, फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ वो 12th पढ़ाते हैं, बेसिक 12th जो आपने पढ़ी है वही वही चलता है। तो अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन करोगे फर्स्ट ईयर में, तो मैक्सिमम क्या होता है बंदों में फर्स्ट ईयर ही होता है जिसमें उनका लास्ट अटेम्प्ट होता है, या सेकंड ईयर में पहुंच जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर में ऐसा होता है कि आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। प्लीज ये है कि आप पेपर से 1-2 दिन पहले कॉपी उठाओ, आपको मोस्ट ऑफ द चीजें पता ही होती है, तो बस आपको देखना होता है। तो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैं रात के 2-2 3-3 बज जाते थे। मैं
जो टास्क मैंने आज डिमांड किया है कि हाँ मैं आज ही करके सोऊंगा। आज अगर मैंने ये सोचा सुबह कि आज प्रोबेबिलिटी के 200 में से 75 या 100-150 क्वेश्चन मैं करके सोऊंगा, तो मैं करके सोता था। मेरे रूम में, जो मैं हॉस्टल में रहता था अपने कॉलेज के, तो वो क्या होता था कि रूम में आगे अगर ऐसे होता था बाहर के कोई आ जाते थे या डिस्टर्बेंस होती थी, तो मैं अपना सामान उठा के स्टडी रूम जाता था। वहाँ पे शांति होती थी, वहाँ पे कोई नहीं पढ़ता था। फर्स्ट ईयर में तो कोई नहीं पढ़ता है बीटेक में, सारे मजे करते हैं, मैं भी मजे करता था, लेकिन वो बाद में आए हैं। तो मैं 2-2 3-3 बजे तक स्टडी रूम में पढ़ता था। वहाँ पे एकदम शांति रहती थी। अपना लैपटॉप खोला, पीवाईक्यूज खोले, अपना क्वेश्चन को सॉल्व करता था। आधे से गूगल खोली, सॉल्व करता था। तो ऐसा होता था कि 9 बजे उठते, 9 बजे से 5 बजे तक कॉलेज होता था। फिर मैं 5 बजे ही आके फटाफट फ्रेश हो गए, 5-10 मिनट ऐसे आँख बंद करके बैठा, उसके बाद मैं दोबारा लग गया। 5:15 साढ़े 5 तक मैं बैठ गया पढ़ने। उसके बाद 5:30 से लेकर रात के 2 से ढाई से 3 बज जाते थे। मैं सिर्फ एक डिनर के लिए उठता था बीच में 8:30 बजे। मैं लगातार पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता था कि इस बार अगर मैंने अपना 100% नहीं दिया, तो मैं फिर जिंदगी भर रिग्रेट करने वाला हूँ कि फिर यार नहीं किया। तो ये मैं अपना ये शेड्यूल में कहूँगा मैंने पूरे में फॉलो किया था, कम से कम अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, जनवरी के एंड तक मैंने फॉलो किया था शेड्यूल। मैं 2:30 से 3 बजे बैठा रहता था, और अगले दिन फिर 8 बजे कॉलेज उठ के चला जाता था। आंखों में अगले दिन जलन होती थी। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं क्लास में ऐसे झपकी मार के सो रहा था। मेरी टीचर ने मुझे खड़ा कर दिया था कि आप खड़े हो जाओ ना, आपको नींद आ जाए, आप खड़े रहो, आपको नींद अब आएगी। तो ये होता था कि कोई नहीं, आफ्टर ऑल वो सारे एफर्ट्स जो आप देते हो ना, जब वो प्रूव होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वो वर्थ, आपको पता लगता है कि हाँ जो मैंने किया वो वर्थ इट था। बस ये था। और असाइनमेंट वगैरह तो कुछ नहीं, असाइनमेंट वगैरह तो जैसे दुनिया बनाती है वैसे सारे बनाते हैं। आप असाइनमेंट वगैरह की इतनी लोड नहीं है, वो तो हो जाते हैं। असाइनमेंट भी सब मैनेज हो जाता है, बस करना है। बस आपके मन में लगन होना कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, बस हो जाता है वो भी। और तेरी स्ट्रीम कौन सी थी बीटेक में? सीएसई? यस सर। भाई आधी ज्यादा जनता की यही है, और बाकी तो मेरे को पता है मैकेनिकल वाले, सिविल वालों के तो तुमने मीम्स ही देखे होंगे। चलो हाँ भाई, यस। तुम्हारी मजदूर कह रहा तुम्हारी 15,000 तो मेरी 16,000 है। तो वही चीज है, देखो यार, एफर्ट्स लगेंगे भाई। देख रहे हो उसने अपना स्केड्यूल बता रहा, और फिर वाला भी तो डंडा रहता था तुम्हारा ऑनलाइन में, वीडियो कॉल वाला। हाँ सर, ये भी होता था। और हमारे में तो सर 75% अटेंडेंस भी मैंडेटरी थी कॉलेज में। तो ये हाँ होता था कि मैं छुट्टी भी ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, तो वो भी पंगा रहता था। तो मैं कॉलेज में जाता था। अब ऐसा होता था ना, एक आधी फ्री पीरियड है या जहाँ पे पूरी क्लास सोच रही है बंक मार के बाहर जाने की, तो उस मैं क्या करता था कि जहाँ बंदे कैंटीन में जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मैं कोशिश करता था कि मैं इसमें एक चैप्टर निपटा दूं। मैथ नहीं हो रही है तो इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, वोकैबुलरी रिवाइज कर लेता हूँ, टेंसेस के रूल्स पढ़ लेता हूँ, एरर्स के। ये मैं सोचता था कि हाँ अगर आज कर दिया तो आगे मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगा। ये एक फीलिंग रहती थी। और फिर जब जैसे हम लोगों ने वो लास्ट के मंथ में क्या किया था कि वो वीडियो कॉल पे सबके सब बैठे हुए हाँ पढ़ हाँ। रहे हैं, तो फिर वो वाला कैसे करके तूने किया? क्योंकि उसमें फिर कॉलेज कैसे मैनेज किया? सर लास्ट में मैंने ये किया था कि जब मुझे पता था पेपर, जब 1-1.5 महीना 2 महीने रह गए थे, तब हमने ये शुरू किया था कि हाँ वीडियो कॉल करके सेमी पे सारे पढ़ते थे आपस में। हाँ तो उस टाइम पे तो मैंने छुट्टी ले ली थी। उस टाइम तो मैंने सोचा था अब तो आर नहीं तो पार, कुछ एक तो काम होगा। या तो मैं कॉलेज करूंगा या बीटेक करूंगा, दोनों नैया में पैर नहीं रखूंगा। दोनों नाव में अगर पैर रखे तो या तो वो ले जाएगी या ये ले जाएगी। तो उस टाइम तो मैंने छुट्टी कर ली थी। उस टाइम तो मैं कहा, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो होगा। तो उस टाइम पे मैंने छुट्टी करके घर पे प्रैक्टिस, हॉस्टल में बैठ के मैंने बहुत प्रैक्टिस करी वीडियो कॉल्स पे। हाँ यार, वहां पर वो तो भाई, वो दिन तो थे जब तुम लोगों ने जिंदगी की सबसे ज्यादा पढ़ाई की होगी भाई। यस ये सर, तो यस। बात है। वो तो याद चाहे है। जिनका पेपर ना निकले, चाहे किसी का पेपर निकला है, भाई साहब वो जिंदगी भर याद रहेगा तुम लोगों को, वो वाली चीज है। तो बढ़िया। और यार जैसे देख, अभी ना तेरे साथ के भी होंगे जो तेरे को वहां मिले होंगे एनडीए में, कोई नॉन मैथ्स वाला बच्चा मिला? नॉन मैथ्स वाला सर एक मिला था, नॉन मैथ्स वाला। तो मतलब यार, तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? देख, तू मैथ्स वाला है, मैं मान गया, ठीक है, तुम मैथ्स वाले हो, मैं भी मैथ्स वाला हूँ। तो एग्जैक्टली मैंने यार, अगर कोई नॉन मैथ्स का बच्चा है, क्योंकि देखिए यार यहाँ पर ना बहुत ज्यादा दिक्कत उसी को आती है जो आपका नॉन मैथ्स वाला है, क्योंकि वो समझ लेता है भाई मैं इंडिया का एग्जाम, पहली बात तो उसे पता ही नहीं होता कि मैं इंडिया का एग्जाम दे सकता हूँ। सेकेंड बात, उसे यही नहीं पता होता कि एग्जैक्टली मैं अप्रोच कैसे करूँ, और वो बंदा क्या सेल्फ स्टडी से कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये बता दे भाई। सर बिल्कुल, नॉन मैथ्स वाले बंदे भी करते हैं और कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बंदे करते हैं, लेकिन बस यही है, नॉन मैथ्स वाले को थोड़ा ज्यादा एफर्ट मारना पड़ता है, क्योंकि मैथ्स उसने पढ़ी नहीं है पहले लेवल पे थी। तो ये थोड़ा ज्यादा एफर्ट मारना पड़ता है, लेकिन कर सकते हैं, करते हैं बंदे, करते हैं और कर भी सकते हैं।
बस ये उसको थोड़ी डिटेल अप्रोच रखनी पड़ेगी, थोड़ा और एक्सटेंसिव प्लान बनाना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे करने वाले तक करते। यार वो तो कैलकुलस से बहुत डरता है, वो 2D से बहुत डरता है, 3D वेक्टर ये 4 तो कहता है भाई साहब क्या करना है फिर इन चैप्टरों का। नहीं सर, ऐसा नहीं है, कोई चैप्टर से डराने वाले चैप्टर तो है नहीं, एक इंटीग्रेशन को छोड़ के बाकी इंटीग्रेशन का तो कोई रोल नहीं है। वैसे मैं बताऊं सर, ये जो अलजेब्रा है, कैलकुलस है, इनमें इतने आसान टॉपिक है, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन है, वो इतना आसान टॉपिक है, उससे इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसमें एओडी है, वो भी अब कितना आसान क्वेश्चन है और आसान टॉपिक, उससे इतना अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलेशन, ज्योमेट्री सर, ज्योमेट्री इतनी अच्छी है सर, इतनी आसान है ज्योमेट्री। अगर कोई नॉन मैथ्स वाला बंदा अरे 10 दिन एकदम बढ़िया से देगा ज्योमेट्री को, 2D को पढ़ेगा, स्ट्रेट लाइंस पढ़ेगा, 3D पढ़ेगा, सर वो वेक्टर्स पढ़ेगा, ये तो सर इतना आसान टॉपिक है कि मतलब बच्चा भी कर लेगा। तो एक नॉन मैथ्स वाला बंदा तो आराम से कर सकता है। ये ज्योमेट्री वाला पार्ट तो मैं कहूंगा, ज्योमेट्री वाला अलजेब्रा वाला पार्ट बड़े आराम से हो सकता है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो करने वाले करते हैं और प्रैक्टिस करने से सर सब होगा। अगर आप पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे, पहले कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ गए तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करो और डेफिनेटली आप सेफ बढ़ जाओ। अगर वो कहता है कि नहीं मेरे से, मैं एक काम करता हूँ कैलकुलस में छोड़ देता हूँ, तब भी क्या उसका एग्जाम निकल सकता है क्या? सर अगर आप पूरी कैलकुलस छोड़ दोगे तो मैं कहूंगा थोड़ी बहुत ऐसा नंबर कम आएंगे, लेकिन हो सकता है, मैं नहीं कहूंगा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप पूरी कैलकुलस छोड़ रहे हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि कैलकुलस एक ऐसा पार्ट है जो हर जगह यूज हो रहा है। अगर आप कैलकुलस छोड़ भी दोगे तो मैं मानूंगा कि थोड़ी बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि कैलकुलस सर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मैथ्स का पेपर निकालने में, कैलकुलस और अलजेब्रा। ये तो सर नहीं जैसे देख अलजेब्रा वो पूरी पढ़ रहा है, वो ट्रिगो पढ़ रहा है, वो पीएनसी पढ़ रहा है, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट सब पढ़ रहा है, वो सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहा है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स पढ़ रहा है। तो वो कह रहा है देखिए यार अगर वो अच्छे से एनालाइज किया उसने और वो कह रहा है भाई 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन आते हैं कैलकुलस के, तो ये बता दो कि एग्जैक्टली में अगर मैंने ये छोड़ दिया तब भी क्या मतलब देख, क्योंकि कैलकुलस में एक चीज इसका डिमेरिट ये है कि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, टाइम अब उसके पास है नहीं। हाँ सर, अगर ये है ना कि अगर कोई नॉन मैथ्स वाला बंदा तो मैं कहूंगा ठीक है कैलकुलस छोड़ दो, उसके बिना हो जाएगा पेपर। लेकिन जिस बंदे ने पढ़ रखा है, जिस बंदे ने पढ़ रखा है वो तो करेगा तो हो सकता है। लेकिन नॉन मैथ्स वाले बंदों को तो मैं कहूंगा छोड़ दो कैलकुलस, ठीक है वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और 20-25 क्वेश्चन ही तो आएंगे। अब हमें थोड़ी 120 करते हैं, आप अलजेब्रा कर लो पूरी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अलजेब्रा तो आराम से आपको पेपर सेल थ्रू करवा देंगे। नॉन मैथ्स वाले बंदों को तो एडवाइस रहेगी, हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि नॉन मैथ्स वाले बंदे तो कैलकुलस छोड़ दो तो कोई दिक्कत। क्योंकि मैंने ऐसा ही बच्चा देखा था, अभी एक ने मेरे को मैसेज किया था, वो कह रहा भैया मेरे 512 मार्क्स आ रहे हैं। पहले मैंने एक बार वापस से मैंने कहा 1 मिनट रुक जा, फिर मैंने वापस से देखा, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, कह रहा भैया फिर भी पेपर नहीं निकला। 512 मार्क्स भाई। जो कहाँ रहेगा सर वो पेपर? हाँ पेपर में कहाँ रहेगा? 512 नंबर पे तो हो जाना चाहिए था यार, वो मैथ्स की कट ऑफ ही निकली होगी उसकी। मैथ्स की। अब मुझे नहीं पता, उसने मेरे को कमेंट में लिख रखा था भैया मेरा 512 मार्क्स आ रखे, एक ने 450 लिखा था। वही है वो मेरे को अब फिर क्या लगता है उन लोगों को कि भाई मैथ्स इतनी ज्यादा टफ है। यार मेरे हिसाब से मैथ्स को अगर सही से अप्रोच करेंगे तो काम बन जाता है यार, बड़े आराम से बन सकता है सर। मैथ्स बस एक डिटेल्ड अप्रोच मांगती है, मेहनत मांगती है। मैथ्स सर, मैथ्स का नाम ही मेहनत है, तब तक मेहनत नहीं करोगे मैथ्स निकलेगी नहीं। हाँ वो वो भी तो बनाई थी इसकी फुल फॉर्म, मौत आई ऐसे कुछ करके। हाँ ठीक तो यार यहाँ पर अब रिटर्न में अगर वापस से देख, अगर हम लोग देख ये तूने बता दिया कि मैथ्स को कैसे करना है, अब देख जीएटी को बता दे कि जीएटी को कैसे करना है। जीएटी में सर, जीएटी तो ठीक है हो सकता है। वैसे जीएटी में अगर दो पार्ट देखें, इंग्लिश है और बाकी साइंस है, मैं तो मानता हूँ कि एसएसटी को तो छुओ ही मत। मैंने एसएसटी नहीं छुई थी बिल्कुल भी, मुझे पसंद नहीं थी एसएसटी। और उसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स पॉलिटी, वो तो छोड़ ही दो, कोई दिक्कत नहीं है उनमें। करंट अफेयर्स भी बताऊंगा ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। करंट अफेयर्स तो आते ही नहीं, अब की बार मैंने सुना करंट अफेयर आई नहीं, तो उनपे कुछ नहीं करना। तो इंग्लिश के लिए मैं कहूंगा, इंग्लिश के लिए अगर कोई बंदा इंग्लिश करना चाहे तो सबसे पहले आप पीवाईक्यूज एक बार देखो। और पीवाईक्यूज जितने कर सकते हैं ना इंग्लिश में, स्पेशली इंग्लिश में क्या होता है, अब तो मैंने सुना पैटर्न चेंज हो रहा है, हमारे बारे में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। तो ये होता है कि अब तो आपके पास एक थोड़ा रेंज बढ़ गई है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसमें जैसे रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स होता है, वो कर सकते हो, सेंटेंस रीऑर्डरिंग। एरर वाले भी काफी कुछ रिपीट कितने होते हैं इंग्लिश में, तो सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इंग्लिश में कहूंगा सर आप पीवाईक्यूज पे ध्यान दो, रूल्स एकदम प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यूज इतने हैं ना कि आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपका पेपर आ जाएगा। तो ऐसा है, तो आप इंग्लिश के लिए आप पीवाईक्यूज करो और
न्यूज़पेपर पढ़ो अगर आपके पास टाइम है तो। मेन वर्ड्स जैसे वोकैब, हाँ मैंने क्या किया था कि आप जो वोकैब कराते थे, मैंने एक वोकैब रजिस्टर बनाया था अपना। मैंने सुना था काफी वोकैब रजिस्टर बनाने से होता है, तो मैंने वोकैब रजिस्टर बनाया था। जो वर्ड आप करवाते थे वो सब मैं लिखता था उसमें, वो मेरे पास पड़ा हुआ है आज भी। तो ऐसा था कि वोकैब रजिस्टर बनाया और काफी यूजफुल था, उसमें से भी वर्ड मुझे एज इट इज मिले थे पेपर में। तो वो चीज नेसेसरी है, वोकैब रजिस्टर बना लो अपने वोकैब के लिए और प्रैक्टिस करो। अब कॉम्प्रिहेंशन भी आ रहे हैं आज के वर्षों में, तो कॉम्प्रिहेंशन भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप जो मैंने ना आपके जो आप जो करवाते थे क्लास में, जो देते थे असाइनमेंट वगैरह, होमवर्क वगैरह, वो मैंने देखा था कि उनसे वो करने से ना काफी ऐसे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। इंग्लिश तो खैर वही थोड़ी बहुत ठीक थी पहले से, तो एक बंदे को वो करना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, पीवाईक्यूज जितने हो सके उतनी प्रैक्टिस करना चाहिए। और हाँ, और एक मैंने ये भी सुना है, एक रिसेंटली मेरा एक दोस्त था, वो तैयारी कर रहा था इस पेपर की, एक ब्लैक बुक करके, वो इतनी हजारों वोकैब के रटे जा रहे हैं, वर्ड्स रटे जा रहे हैं। ये कहूंगा मैं बेवकूफी है, ये इतने वर्ड्स रटने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको बस अपने एक ऐसा कि बेसिक इंग्लिश आती है एनडीए के पेपर में, कोई हाई फाई नहीं, कोई कुछ नहीं। आप बस इंग्लिश पे जेन्युइन नॉर्मल अप्रोच रखो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, आधी समस्या तो आपकी वहीं से होगी। और मैं ऐसा था कि मैं इंग्लिश मूवीज काफी देखता था, तो थोड़ी रीडिंग भी मैं करता था, मैं कोरा काफी पढ़ता था उस अपने टाइम पे, सब प्रिपेयर करता था। तो ऐसा था कि जितना आप देखते हो, जितना आप बोलते हो ना, उससे फिर इंग्लिश तो बहुत बढ़िया हो जाती है। तो इंग्लिश मूवी सबटाइटल के साथ में देखता था, उससे मेरी इंग्लिश काफी इम्प्रूव हुई। इंग्लिश के लिए तो मैं ये कहूंगा, और साइंस के अब लिए तो जैसे ऐसा है कि यहाँ पर मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो तुम लोगों की वो कैब थी ना, जितनी भी तुम लोगों को करवा रखी थी, yes, तो sir, हम लोगों ने क्या किया, उसकी एक पीडीएफ बनाई और इनको ठीक। फ्री में टेलीग्राम पे डाल दी थी। और हाँ सारे वो कैब इस बार वही फंस गए थे, सीडीएस हाँ के भी। सीडीएस मेरा दोस्त है, मतलब वो सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा है एफकैट की। वो कह रहा भाई यार, ये तेरी जो पीडीएफ थी उसी से आए थे यार सारे क्वेश्चन इसके। हाँ सर, यही होता, हमारी बारी में भी ये हुआ था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी पीडीएफ से आए थे जो हमने भाई किताब में करवाई थी। वो वाली पूरी मैंने कंपाइल करके, अब वही है जिसने पढ़ा था वो उसके मस्त मस्त मार्क्स आ रखे। बट हाँ वही है, अब देख इसमें एक दिक्कत क्या आती है इंग्लिश में, वो कहते हैं भैया वो कैब कैसे आएगी, हम लोगों को तो याद ही नहीं होती यार। तो वो कैब की एग्जैक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? सर, ऐसा है वोकैब की एग्जैक्ट अप्रोच, तो मैं कहूंगा कि अगर आप वोकैब को रटने जाओगे, याद करने जाओगे, तो वो नहीं होगी। वोकैब को याद करने का मैंने जो एक आइडिया सोचा था, आपने बताया था मुझे कि वोकैब को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका उसको रिलेट करो। वोकैब को याद करने से नहीं होगा, आप उसको रिलेट करो। जैसे कोई वर्ड है, तो आप उसको मीनिंग से रिलेट करो, उसको ऐसा सेंटेंस बना लो, रियल लाइफ इंसिडेंट से रिलेट कर लो कि हाँ यहाँ पे यूज है। तो मैंने ऐसे याद किया, ऐसी कोशिश करी थी समझने की, याद करने की। तो मैं जितने वर्ड थे, पता नहीं 250 के आसपास कुछ वर्ड थे जो मेरे रजिस्टर में जो लिखे हुए थे, मैंने हर एक वर्ड को अपने लाइफ से रिलेट करके लिखा हुआ था। और आगे हल्का सा हिंदी में लिखा हुआ था कि इसका मतलब ऐसे है कि मैं रिलेट करके रखता हूँ। मैं रिलेट करके करता था, तो वो बहुत जल्दी याद रहते थे और बहुत टाइम तक याद रहते थे। तो वही मैं कहूंगा, वोकैब को याद करने का यही तरीका है कि आप उसको रिलेट करो, और रटने बैठे हुए तो वो नहीं। जैसे दीदी को तुमने रेथ दिया कि गार्लैंड हाँ दिया। हाँ, गार्लैंड दिया, हाँ, ये सर, यही कह रहा था। हाँ, कि रेत लेके जाओगे तो दीदी तुम्हारी उस पर चढ़ा देगी, तो ऐसे ही करके। हाँ यार, ये बहुत एक इफेक्टिव तरीका है। बाकी रीड करना देखो मस्त है, उसको याद मत करने जाओ। मैं हमेशा इनको वही बोलता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब एग्जाम हम लोग दे रहे होते हैं ना, चाहे हम लोगों को वो पता है कि नहीं पता है कि वो वर्ड का एग्जैक्ट मतलब क्या है, लेकिन ये पता लग जाता है वो नेगेटिव वर्ड था कि पॉजिटिव वर्ड था, बिल्कुल सर, हाँ है ना? ये है। और हाँ, कि ये तुम्हारे साथ भी हुआ होगा मेरे हिसाब से। हाँ सर, पेपर में क्या, जब भी आपको एक वर्ड पढ़ते हो ना, आपको एक बेसिक आइडिया तो मिल ही जाता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये तो जनरली, क्योंकि बचपन से हम इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, तो जनरल आइडिया तो सबको लग ही जाता है कि ये वर्ड पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। और पेपर में फिर एलिमिनेशन लगा के भी बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इंग्लिश का तो मैं कहूँगा पार्ट आसान है, इंग्लिश तो हो सकता है, और सबसे स्कोरिंग पार्ट रहता है इंग्लिश का, आसान भी रहता है और बड़े आराम से नंबर आते हैं इंग्लिश में। हाँ, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अगला पोर्शन, जो जीएटी का पोर्शन है, जीएस का पोर्शन है। अब उसकी बता दे, क्योंकि उसके भी 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ सर, ये है। तो सर, जीएटी में मैंने जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने सोच लिया था कि मैं साइंस पे पूरा फोकस रखूंगा, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो मैं साइंस पे पूरा फोकस रखूंगा। ज्योग्राफी मुझे पता था कि मुझसे नहीं हो पाएगी, ज्योग्राफी मुझसे थोड़ी बहुत हो सकती थी, जो हो सकती थी, लेकिन वो भी मुश्किल ही था। और एसएसटी तो मैंने पूरी छोड़ दी थी। तो साइंस में मैंने क्या किया था, पहले मुझे क्या कहते हैं, साइंस का तो मुझे आइडिया था बेसिक। एक तो मुझे
4 अटेम्प्ट हो गए थे देते हुए, तो मुझे पता था क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे पेपर में आते हैं, क्या-क्या अप्रोच रखनी है। तो मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करे सारे, पीवाईक्यूज़ में लगाता रहा। उसके बाद आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाते थे, वो भी मैं करता रहा। आप जो असाइनमेंट्स देते थे, वो मैं करता था। तो ऐसा है कि उसमें थोड़ा-सा एफर्ट देंगे ना, तो हो जाता है। सबसे मेन बात है, जैसे फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट है अगर साइंस से, तो उसमें क्या होता है, प्रैक्टिस तो नेसेसरी है, लेकिन फिजिक्स में क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत होना ज़रूरी है। क्योंकि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पे आजकल हमारा जो पेपर आता है, उसमें इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे कि पूछो मत ही। उसमें कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट था। प्रैक्टिस कितनी भी कर लो आप, वो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आता तब तक नहीं हो पाएगा। तो ऐसे-ऐसे साइंस तो स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री तो वैसे भी केमिस्ट्री तो 10वीं तक ही आती है, 10वीं 11वीं तक थोड़ी बहुत, 11वीं 12वीं का पार्ट। तो वो सब तो आसान है। मैंने ना सर एक अप्रोच और यूज़ करी थी कि मैं एनसीईआरटी पढ़ता था। मैं 9th 10th की एनसीईआरटी मैंने पढ़ी है। जब मैं प्रिपेयर करता था, मैं उनमें ना मार्क करता था, और मुझे ना पेपर में एज़ इट इज़ क्वेश्चन उठ के मिले थे, एनसीईआरटी से एज़ इट इज़ क्वेश्चन। तो बायोलॉजी की भी मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। आपके लेक्चर्स मैंने सारे देखे थे, आपके कपिल सर के, और नोट्स बनाए थे मैंने सारे। ज्योग्राफी के भी नोट्स बनाए थे मैंने। बेशक मैं पढ़ता नहीं था, लेकिन ज्योग्राफी के नोट्स बनाए थे मैंने। और क्या कहते हैं, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है कि एक जब आप लिखते हो ना अपने हाथ से, आपके हाथ से कोई चीज़ उतर जाती है, तो आपके माइंड में रहती है। तो पेपर में भी अगर वो चीज़ मुझे दिखी, तो मैंने करेक्ट आंसर उसका टिक किया था। तो ऐसा है। तो साइंस में यही कहूँगा मैं कि आप नोट्स बनाओ, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान रखो, और रिवाइज़ करते रहो। मेन चीज़ है रिवाइज़ करते रहो। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर अगर आप कितना भी 11th-10th में पढ़े हो, लेकिन क्या होता है, टाइम के साथ चीज़ें ब्लर होनी शुरू हो जाती है दिमाग में। तो रिवीजन एक बहुत अच्छी चीज़ है, रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन की है मैं कहूँगा पेपर क्लियर करने की। रिवीजन एंड मोमेंट तक करना। और रह गया कौन सा, बायोलॉजी, फिजिक्स के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, केमिस्ट्री के लिए कहूँगा मैं कि जो क्वेश्चन आप देते हो वो, और तीनों के लिए कहूँगा एनसीईआरटी में कहूँगा बंदों को कि अगर आपके पास फ्री टाइम हो, तो आप दिन में 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज ऐसे डेली पढ़ो। अभी तो बहुत टाइम है पेपर में। तो ऐसा क्या है कौन ना, सी एनसीईआरटी? एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th की मैंने पढ़ी थी अपने टाइम पे, साइंस की सर। वो मैं कहूँगा काफ़ी यूज़फुल थी। एज़ इट इज़ क्वेश्चन मिलते हैं उसमें, 2-4 कई क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट होते हैं पीवाईक्यू से, एज़ इट इज़ उठ के आते हैं। एक वो है कि थंडर की हमें साउंड पहले ही सुनाई देती है। एक वो कहते हैं, जो एंट जब स्टिंग छोड़ती है, तो वो कौन-सा एसिड हाँ। छोड़ती है। ये ऐसे-ऐसे क्वेश्चन सर हर बार मिलते हैं, हर बार। तो ऐसा है पेपर में पीवाईक्यू से मैं कहूँगा आप जितनी बार हो सके उतनी बार करनी चाहिए। ठीक। तो मतलब अगर जैसे कोई ऐसा बच्चा है कि अगर वो ज्योग्राफी, तो मैं बोलूंगा अभी जिस हिसाब से साइंस का कभी कभी लेवल इतना ऊपर उठ जाता है जैसे इनके साथ हो गया था, तो क्या हो जाता है कि साइंस में भी वो थोड़ा सा कम स्कोरिंग बन जाता है। जहां अगर तुम लोग सोच रहे थे कि तुम्हारा एक्सपेक्टेशन थी तुम 40 प्लस करके आओगे, वो 35 प्लस बन जाता है। सो उसको मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं कंपनसेट करने के लिए एक बार के लिए ज्योग्राफी तुम लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, वो भले ही इसने नहीं पढ़ी थी लेकिन करके जरूर आया हुआ क्वेश्चन तो। जी सर। जो क्वेश्चन हाँ मैंने लिखे थे अपने पेन से नोट्स में, और वो क्वेश्चन अगर मुझे दिखा था, तो मैंने बिल्कुल सही मार्क किया था। मैंने जब आंसर की चेक करी थी, तो वो बिल्कुल सही थे मेरे। यही था। बाकी अगर मैंने ज्योग्राफी नहीं करी थी, तो मेरे मार्क्स इंग्लिश में कॉम्पेंसेट हो गए थे। मैंने इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। तो अगर साइंस भी मेरा अगर कहीं थोड़ा डाउन रहा, तो वो इंग्लिश ने मेरा कॉम्पेंसेट कर दिया। तो वही होता है। देखो यार, ये जो 3 पोर्शन है ना, एक इंग्लिश हो गया, एक साइंस हो गया और एक ज्योग्राफी हो गया, अगर तुमने इसमें ही काम कर दिया ना यार, बहुत बढ़िया स्कोर हो जाता है जितना मैंने सुना है। मतलब जितना सुना भी क्या, मैंने भी ये खुद यही चीज किया था, तो काफी सही हो जाता है वो चीज। बाकी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, भगवान जाने, फिर तो भगवान ही मालिक है भाई। और इकोनॉमिक्स, वो 5 ईयर प्लान से 2 क्वेश्चन टपक गए थे, देखा था? हाँ सर, वो भी आई थी। हम्म। बाकी पॉलिटी पढ़ना, वो तो भाई वेस्टेज कुछ फायदा नहीं। एफर्ट और वेस्ट। वो जहां से तुमने पढ़ा था वहां तो पढ़ाया था भाई, बढ़िया करके। हाँ सर, वो तो सब पढ़ाते हैं, जो नहीं भी आता है वो भी पढ़ाते हैं। फालतू में दिमाग दिमाग एकदम भर देते हैं वो। यार मुझे ऐसा लगता है बच्चे डर जाते होंगे यार उसके बाद कि हाँ सर, इतना सा पढ़ना है। इतना सारा सिलेबस देख के बंदा डर जाता है कि अब यार इतनी मोटी कॉपी बन गई नोट्स की, क्या क्या पढूं मैं, क्या पढूं क्या छोड़ूं। वो फिर वो प्रेशर बना देता है। वो तो है ही यार। सो यार अगर तू लास्ट में एक चीज बोलना चाहेगा, मतलब अगर चाहे एक बच्चा नॉन मैथ्स का है या फिर कोई बच्चा ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, ठीक है, जिसका मतलब काफी टाइम से नहीं निकला, अब एग्जाम का ही प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है, कॉलेज भी करना है, अब क्या करे बताओ, वो उसको क्या क्या बोलना चाहेगा, मतलब एग्जैक्टली मैं लास्ट में। सर ऐसे बंदों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको बस एफर्ट करते रहना है, आपको हार नहीं माननी है। जिस टाइम आपने हार मान ली, उस टाइम गई आपकी नाव डूब जाएगी। तो आपको बस एक सेल्फ बिलीव रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और मैंने 5 अटेम्प्ट दिए, मैं 4 बार फेल हुआ। मुझे पता है कि
उस मोमेंट पे कैसा लगता है जब आप फेल होते हो? जब आप फेल होते हो तो ऐसा लगता है कि द होल वर्ल्ड गोज़ क्रैशिंग डाउन, कि नहीं हुआ यार आज फिर। और ऐसा होता है अपनी ज़्यादातर ऐसा लगता है अपनी फैमिली भी जब डिसअपॉइंटमेंट देखते हैं सब, तो वो ज़्यादा हर्ट करती है, ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो ऐसा है कि अगर आप किसी भी मुसीबत में हो, आप बस स्माइल रहो, रिलैक्स रहो, आप कर सकते हो, अपने ऊपर विश्वास रखो, कॉलेज भी मैनेज हो जाएगा, एनडीए भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस आपको विश्वास रखना अपने ऊपर और हार नहीं माननी है। वो नेवर गिव अप वाली जो चीज़ है वो काफ़ी सही चीज़ है। आपको सेल्फ टॉक करते रहना है, ऑटो सजेशन करते रहना है, क्योंकि यही चीज़ है जो आखिर में आपको सील थ्रू करवाएँगे। भाई वो ऐसे नहीं बोल रहा, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में जाके अपना एसएसबी भी क्लियर किया है। सो वही चीज है कि जब आपके पास मेंटर अच्छे होते हो ना, जब आपके पास लोग अच्छे होते हैं ना गाइड करने वाले, मैं हमेशा वही एग्जांपल देता हूँ कि कृष्ण के पास, वो अर्जुन के पास कृष्ण थे और दुर्योधन के पास शकुनी मामा थे। तो तुम्हारे पास क्या है, कृष्ण है या शकुनी मामा है, वो तुम पे है भाई। तो उस पे डिपेंड करेगा कि आप अर्जुन बनोगे या आप लोग दुर्योधन बनोगे भाई। ठीक है, सो वही बात है कि आप कितना भी एफर्ट मान लो, एक गाइडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नेवर गिविंग एटीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यार करो यार, मतलब फॉलो द प्रोसेस यार, हमेशा मैं यही बोलता था, तुम लोगों को भी याद है जब, फॉलो द प्रोसेस यार, ठीक है, एंजॉय करो यार उसको, चीजों को, और हो जाएगा भाई, इतना टेंशन मत लो, हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इतनी भारी चीज नहीं है एनडीए, हो जाएगी। पढ़ो अच्छे से, स्ट्रैटेजी बनाओ, या फिर वो स्ट्रैटेजी वाली जो मैंने वीडियो बना रखी है वो देख लेना भाई, इतना मस्त तरीके से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा। और इसके अलावा इस बार हम लोग जो ओरिएंटेशन वाली क्लास थी वहां पर भी बहुत सारी चीजें बताई थी, तो जरूर से वो भी देख लेना। बाकी यार अमन यार, थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर सर, थैंक यू। गिविंग सच अ गुड एडवाइस। ठीक है, इनको और इनकी टेंशन हटाने को, कि भाई चाहे बीटेक कर रहे हो तब भी कर सकते हो, चाहे 4 बार फेल हुए हो तब भी आप कर सकते हो, चाहे आपने एनडीए में नॉन मैथ्स वाले बच्चे भी आते हैं, मेरे साथ भी कॉमर्स वाला था, नॉन मैथ्स वाला था, भाई साहब उसको तो ऐसे करके देख रहे होते हैं सबके सब, वो अक्षय कुमार वाला, कि भाई ये कहाँ से आ गया, वो एलियन समझते हैं उसको, तो यही रिएक्शन होता है। तुम यही हुआ होगा तुमको भी, भाई तूने कैसे निकाल दिया भाई। नॉन मैथ्स वाले बंदे सर होते हैं, मेहनती बंदे होते हैं नॉन मैथ्स वाले। वही बात है यार, बस थोड़ा सा यार अपने बिलीव करना है यार, बाकी जितने भी बच्चे ऐसे हैं ना कि जिनका नहीं हो रहा है, भाई हो जाएगा यार, ठीक है, टेंशन मत लो, हो जाएगा यार। ठीक है, बस मेहनत करते रहो यार। ठीक है।